नमस्कार। प्रस्तुत है आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास धर्मपुत्र का छठा भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। डॉक्टर अमृत राय का दूसरा बेटा यानी सही अर्थों में उनका सबसे बड़ा बेटा सुशील कट्टर साम्यवादी है। पढ़ाई के साथ साथ राजनीति, भाषण, हड़ताल आदि में समय व्यतीत करता है। तीसरा बेटा शिशिर कुमार 21 वर्ष का है, गंभीर, एकांत प्रिय और अल्पभाषी। करुणा यानी इन सब की इकलौती बहन के शिशिर से बहुत पटती है और करुणा चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई कर रही है। दिलीप से करुणा की ज्यादा नहीं बनती, दोनों में विचारात्मक विरोध है। अर्थात डॉक्टर अमृत राय ने अपने सभी बच्चों को बहुत स्वाधीनता दे रखी थी और घर अंतर्राष्ट्रीय विचारधाराओं का अड्डा हो गया था। इसी बीच एक सिद्ध योगी राज शहर में आए हुए हैं। उनके भक्तों में दिलीप का नंबर पहला है। योगी राज सभी तरह के पाखंड करते हैं। अरुणा की खराब तबीयत देखकर योगी राज को दिलीप घर ले आता है। अरुणा योगी राज को पहचान जाती है कि वो राय माधोदास है, जिसे बचपन में अरुणा ने गोद में खिलाया था। सब मिलकर योगी राज का मजाक बनाते हैं और उसे खिला पिलाकर विदा करते हैं। दिलीप को योगी राज पर बहुत गुस्सा आ जाता है कि किस तरह वो इतने दिनों बेवकूफ बना रहा। अब सुनते हैं आगे की कहानी। राय राधा कृष्ण कानपुर में प्रैक्टिस करते थे। मस्त जीव थे, दबंग भी पूरे थे। अदालत में उनकी धाक थी। उन्हें पहले तो डॉक्टर अमृत राय का विवाह की स्वीकृति का पत्र मिला, पीछे इनकारी का। उसमें केवल इतना ही लिखा था, मैं मजबूर हो गया हूँ और शर्मिंदा भी हूँ, परंतु आप क्षमा कर देंगे ऐसी आशा है। पत्र पढ़कर राय साहब जरा चिंता में पड़ गए, परंतु उन्होंने तुरंत ही अपना मन स्थिर कर लिया। उसी शाम को उन्होंने अपनी पुत्री माया को बुलाकर कहा, कल शनिवार है, कोर्ट आधे ही दिन का है। मुझे कुछ ऐसा काम भी नहीं है, बस आधे घंटे में ही वापस आ जाऊंगा। हम लोग 2 बजे की गाड़ी से जरा दिल्ली चलेंगे। सब ठीक ठाक कर रखना। हम लोग कौन? माया ने हंसकर कहा। मैं और तू। राय साहब ने भी हंसकर जवाब दिया। मम्मी नहीं? ना, उसके जाने से तो 3 टिकट खरीदने पड़ेंगे। 3 क्यों? देखती नहीं, 3 आदमियों के बराबर वजन है उसका। आजकल चेकिंग कितना सख्त है। तो मेरा शायद आधा टिकट लगेगा। तभी तो तुझे ले जा रहा हूं। तेरा कहीं कोई एंगेजमेंट तो नहीं है ना इस इतवार को? है क्यों नहीं, इसी इतवार को हम लोग लखनऊ जा रहे थे। हम लोग कौन? मैं और मेरी सहेलियां कॉलेज की। कुछ खास मतलब था? यूं ही। अमीनाबाद में एक चाट वाला बैठता है बाबूजी, बहुत बढ़िया मटर की चाट बनाता है। मटर में नींबू निचोड़ता है और ऐसा मुंह बनाता है जैसे अपने मुंह में ही नींबू निचोड़ रहा हो। बस जरा उसकी मटर की चाट खाने जा रहे हैं हम लोग। बस मटर की चाट के लिए लखनऊ? एक बढ़िया पिक्चर भी लगी है बाबूजी। जाने दे उसे, अगले इतवार देखना। अभी चल दिल्ली, तुझे बहुत बढ़िया कचालू की चाट खिलाऊंगा। दिल्ली में कोई काम है क्या बाबूजी? काम ऐसा तो कुछ खास नहीं, जरा डॉक्टर साहब से मिलना चाहता था। खत आया है उनका। उन्होंने पतलून की दोनों जेबें टटोली और खत माया के सामने फेंक दिया। खत पर सरसरी नजर डालकर माया ने कहा, डॉक्टर साहब की अब खुशामद करनी होगी हमें बाबूजी। उसके तेवर पर बल पड़ गए। राय साहब हंस दिए। उन्होंने कहा, बेटी का बाप हूं बेटी, बिना खुशामद किए तो इस घर से तुझे धकेलना मुश्किल है। तो आप जाइए, मुझसे न होगा। तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा बेटी, बस तमाशा देखना होगा। मुझे कोई तमाशा वमाशा नहीं देखना। राय साहब हंस दिए। उन्होंने कहा, असल बात तो यह है बेटी, मैं जरा साहबजादे का मिजाज टटोलना चाहता हूँ। हाँ कहकर उन्होंने ना कह दी। डॉक्टर बहुत भले हैं, देखो तो क्या मामला है। फिर एक बार तू भी दिलीप से बात कर लेना, उसका रंग ढंग देख लेना। बड़ा भारी ऑर्थोडॉक्स है, मगर उसकी बहस बड़ी प्यारी होती है। मम्मी को ले जाइए बाबूजी। मम्मी को ले जाकर क्या करूँगा? बोल, राह में कहीं दिल का दौरा हो गया तो?
फिर मेरी खटपट तेरे बिना कौन करेगा बता? तेरे बाबूजी का काम तो तेरे बिना 1 मिनट भी नहीं चल सकता। तो फिर मुझे धकेल कर बाहर करने के लिए आप काहे को दुनिया की खुशामद करते हैं? राशन का जमाना है बेटी। पुराने जमाने में जब सब चीजें सस्ती थीं, तब भी बेटी किसी भी बाप के घर नहीं खपी। और अब तो रुपये के 1.25 सेर गेहूं मिलते हैं। देखती है ना? देखती हूँ। पहले की बेटियां खाती भी थीं तो मन भर, मैं तो जरा सा खाती हूँ। वह भी मेरे बूते की बात नहीं है बेटी, तुझे तो धकेल कर बाहर करना ही होगा। राय साहब हंसते हंसते रो पड़े। बेटी को खींचकर उन्होंने छाती से लगा लिया। विरोध सारा खत्म हो गया। माया ने कहा, मैं सब ठीक कर लूंगी बाबूजी, लेकिन लौटेंगे कब? बस इतवार की रात को। तो चाय ले आऊं? ले आ, लेकिन जरा एक बार तार लिखकर केशव को स्टेशन भेज दे। तार में इतना ही लिखना कि हम लोग आ रहे हैं। एक नया टाइम टेबल भी लेते आएगा। अच्छा बाबूजी। माया की मम्मी का नाम था कुमुदेश्वरी देवी। सीधे मिजाज की सरमना स्त्री थी। मोटी बहुत थी और राय साहब सदैव उसका मजाक उड़ाया करते थे। इस विलायती परिवार में वही एक आदर्श हिंदू रमणी थी। पति पुत्र के साथ विलायत जाकर भी उन्होंने अपनी निष्ठा को नहीं छोड़ा था। तीर्थ, व्रत, उपवास, दान, कथा सभी चलता था। पुजारी रोज आकर उन्हें जब तक ठाकुर का चरणामृत नहीं दे जाता था, वे अन्न ग्रहण नहीं करती थीं। पुत्री उनकी इकलौती ही थी। माया के बाद पुत्र उत्पन्न हुआ, परंतु वह 9 वर्ष का होकर दगा दे गया। तब से मुन्नी माया पर उसका दुगुना मोह हो गया था। माया के ब्याह की बड़ी चिंता थी। पुराने विचार के होने पर भी उसने कभी अपनी बेटी के स्वतंत्र जीवन, नए विचारों में दखल नहीं डाला और न ही उसका विरोध किया। जब सुना कि पिता पुत्री दिल्ली जा रहे हैं तो उसे प्रसन्नता भी हुई और संतोष भी हुआ। उसने हंसती आंखों से बेटी को देखकर कहा, बेटी, नादान नहीं हो तुम, समझदारी से बातें करना। ब्याह से पहले ससुराल जाना हमारे खानदान में नई बात है, पर खैर, नए जमाने में सभी नई बातें हो रही हैं। दिलीप अच्छा लड़का है, पूरा धर्मात्मा। मैं देख चुकी हूँ उसे। यह घड़ी मेरी ओर से उसे दे देना और उसे मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद कहना। उसने बेटी को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया, लाड़ किया, जैसे वो छोटी सी बच्ची ससुराल जा रही हो। डॉक्टर तार पाकर घबरा गए। अब क्या करें, कैसे राय साहब के सामने जाएं? परंतु राय साहब के सामने आते ही उनका सब संकोच दूर हो गया। राय साहब ने हंसकर उनका आलिंगन किया। माया ने झुककर चरण रज ली। फिर राय साहब ने हंसते हंसते कहा, देखता हूं साहबजादे पर कुछ गहरा रंग चढ़ा है। क्या कहूं, आपके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। एक ही जिद्दी लड़का है। यही तो देखने आया हूं, पर इसमें शर्मिंदा होने की कौन सी बात है? मैंने सोचा माया भी चले तो अच्छा है। बिटिया को ले आके बहुत अच्छा किया आपने। उन्होंने पारिजात पुष्प की भांति शोभायमान माया पर एक नजर डाली। उनके मन में एक चित्कार उठा। कैसे रूप गुण की खान इस सुशीला पत्नी को दिलीप इनकार कर देगा? फिर तुरंत ही दिलीप के जन्म का रहस्य उनके हृदय पट पर अंकित हो गया। भय से उनका हृदय कांप गया। वे सोचने लगे, यह तो इतनी बड़ी प्रवंचना है कि, परंतु संभवतः यह ब्याह तो होगा ही नहीं। सब लोग घर आए। अरुणा देवी ने माया को उठाकर गोद में बिठा लिया। करुणा तो खुशी से नाचने लगी। घर भर में उत्सव सा मच गया। करुणा दौड़ी दौड़ी गई दिलीप के कमरे में। वह कहीं बाहर से आकर कपड़े उतार रहा था। उसने कहा, भैया, भाभी आई हैं, पता है तुम्हें? कौन भाभी? अरे वही कानपुर वाली। और कौन भाभी? जा भाग, बकवास न कर। करुणा ने हंसते हंसते कहा, अच्छा चलो तो, देखना चाहो तो मैं अभी दिखा सकती हूँ, माँ के ही पास बैठी है। दिलीप ने करुणा को बाहर धकेला, कमरा भीतर से बंद कर दिया। पर करुणा का उत्साह मंद न पड़ा। वह सुशील के पास जाकर बोली, सुशील भैया, भाभी आई हैं, देखोगे? सुशील मुस्कुरा कर रह गया। उसने कहा, बड़े भैया को दिखा, मैं देखकर क्या करूंगा? अरे बड़े भैया ने तो सुनकर मुझे धक्का देकर कमरे से निकाल दिया।
और कमरा भीतर से बंद कर लिया। सुशील हंसने लगा। उसने कहा, महात्मा जी जो ठहरे, पर फिक्र न कर, कमरा फिर से खुल जाएगा। तब तक तू जाकर अपनी भाभी की खूब खातिर तवज्जो कर। वे लोग इंग्लैंड रिटर्न हैं, कहीं तुझे गंवार का खिताब न दे बैठे। तो क्या हर्ज है, भाभी जब मेरे पास रहेंगी तब मैं गंवार थोड़ी ही रहूंगी, कलचर्ड बन जाऊंगी। वह हंसती हुई भाग गई। डॉक्टर साहब ने सब बातें साफ साफ स्पष्ट शब्दों में राय साहब को कह दी। उन्होंने यह भी कहा, माया जैसी बहू को पाकर हम दोनों यानी मैं और मेरी पत्नी धन्य हो जाएंगे, परंतु जब तक दिलीप विरोध करता है मैं लाचार हूं। जबरदस्ती करना तो ठीक नहीं है। राय साहब ने स्वयं दिलीप से बात की। पिता की आज्ञा से आकर दिलीप ने राय साहब को प्रणाम किया। राय साहब ने उठकर उसे छाती से लगाकर कहा, आओ बेटे, मैं तुमसे साफ साफ बातें करना चाहता हूँ। दिल खोल कर बातें करो। मेरा अभिप्राय तो तुम्हें मालूम ही है। अब कहो, तुम्हें क्या आपत्ति है? बाबूजी, यह सिद्धांत का प्रश्न है। कैसे सिद्धांत का? मैं हिंदू सभ्यता का कट्टर पक्षपाती हूँ, इसलिए मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जो मुझे हिंदू आदर्शों से विचलित करे। यह तो अच्छा ही है, हम लोग तो हिंदू ही हैं। और माया की माँ का कहना ही क्या, बड़ी ऑर्थोडॉक्स है। अपने धर्म, वंश और रक्त का तो हमें अभिमान होना ही चाहिए। बस यही बात है बाबूजी। मैं साधु महात्मा का जीवन व्यतीत नहीं करना चाहता, परंतु मैं ऐसी पत्नी भी नहीं पसंद करता जिसकी शिक्षा दीक्षा हिंदू आदर्शों को विपरीत पश्चिमी सभ्यता से हुई हो। तो पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव सर्वदा खराब ही रहता है, ऐसा तुम्हारा मत है? खराब अच्छा मैं कुछ नहीं कहता, पर दोनों में पूरब पश्चिम का अंतर तो है। तो इससे क्या, तुम सुबह पूर्व में मुंह करके संध्या करते हो, शाम को पश्चिम में। बाबूजी, पूर्व और पश्चिम के विचार, संस्कृति, आचरण सभी में अंतर है। मैं पाश्चात्य संस्कृति से घृणा करता हूँ। मैं उन सब लोगों से घृणा करता हूँ जो अपने धर्म, संस्कृति और सामाजिक जीवन को छोड़कर पाश्चात्य लोगों की नकल करते हैं। इस प्रकार घृणा करना तो अच्छी चीज नहीं है दिलीप। खासकर तुम जैसे सुशिक्षित युवक को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम तो जानते ही हो, मानव जीवन के गुण और दोष जो सामाजिक परिस्थितियों से उत्पन्न होते हैं सभी जगह हैं। हिंदू संस्कृति उससे मुक्त नहीं है। मैं तो बाबूजी आपसे बहस ही नहीं करना चाहता। तुम यदि अपनी हिंदू संस्कृति को केवल प्यार करते हो तब तक तो वह एक बहस की बात नहीं थी, पर जब तुम दूसरों से घृणा करते हो तब तो बहस करनी ही होगी, खासकर उस हालत में जबकि जिन्हें तुम घृणा करते हो वे तुम्हें प्यार करें। बहस से कुछ लाभ न होगा बाबूजी। क्यों नहीं होगा? क्या तुम विवेकी पुरुष नहीं हो, प्रगतिशील नहीं हो, औचित्य को नहीं समझते? मैंने तो सभी बातों का विचार कर लिया है बाबूजी। तो भैया, जो लोग पाश्चात्य संस्कृति में रहते हैं वे भी अपनी संस्कृति का आदर ही करते हैं। मनुष्य का ऊपरी रूप ही तो सब कुछ नहीं है। दिलीप ने अविश्वास की हंसी हंसकर कहा, हो सकता है, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मैं बहस नहीं कर सकता। तुम चाहते क्या हो आखिर? विवाह तो तुम करोगे ही। जरूर करूंगा, पर मेरा आदर्श सीता और सावित्री है। पाश्चात्य जीवन में डूबी हुई किसी लड़की से मेरी पटरी नहीं बैठ सकती। मेरा भी जीवन दुखी होगा और उसका भी जीवन नष्ट होगा। इस संबंध में जोर जुल्म व्यर्थ है। जोर जुल्म की बात मैं नहीं करता, पर तुम यदि कहते हो कि शील, गुण, प्रेम और त्याग की भावना उन लड़कियों में नहीं होती जो पाश्चात्य जीवन में रहती हैं, तो ये तुम्हारी भूल है, पहाड़ जैसी भूल। क्या पाश्चात्य जीवन मानवीय तत्वों से एकदम रहित है? मैं तो ऐसा ही समझता हूँ बाबूजी। और यह भी समझते हो कि तुम्हारे हिंदू धर्म में सारी ही स्त्रियां सती सावित्री हैं, जबकि पाश्चात्य समाज में सभी शूर्पणखा। दिलीप ने जवाब नहीं दिया। उसने देखा राय साहब क्रुद्ध हो रहे हैं। वह राय साहब के सामने अभिनय नहीं कर सकता था। वह देर तक मुंह नीचा किए रहा। राय साहब ने कहा, जवाब दो। बाबूजी, मुझे आप क्षमा कीजिए, मैं अभिनय नहीं कर सकता, पर मैं अपने विचारों से लाचार हूं। तो तुम्हारा यह अंतिम निर्णय है या कुछ सोच विचार भी करना चाहते हो?
जी, सोचने जैसी तो कोई बात ही नहीं है। व्यक्तिगत बातें भी कुछ महत्व रखती हैं। मेरी माया पाश्चात्य वातावरण में जरूर पली है, पर उसका जैसा शील सदाचार है उस पर मुझे गर्व है। हो सकता है, पर और तो कुछ बातें बाबूजी। और क्या बात है? जैसे सामाजिक मर्यादा की, जात बिरादरी की। मैं उन सब से बाहर नहीं हो सकता बाबूजी। उफ, यहां तक? राय साहब का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। कुछ ठहर कर उन्होंने उठते हुए कहा, अच्छा खुश रहो, और वे कमरे से बाहर चले गए। दिलीप को ऐसे प्रतीत हुआ कि जैसे किसी ने बड़े जोर से उसकी पीठ पर चाबुक दे मारा। वह हक्का बक्का सा खड़ा रह गया। जो बात उसके मुंह से निकल गई उसको पीछे लौटाने का कोई उपाय नहीं था। उसने स्पष्ट ही देखा कि बहुत खराब, बहुत ओछी बात वह कह गया है। एक भद्र पुरुष का उसने अपमान, घोर अपमान कर डाला है। राय राधाकृष्ण साधारण आदमी न थे। वे बड़े भारी प्रतिष्ठित पुरुष थे और नामी बैरिस्टर और बुजुर्ग भी। आकर उन्होंने दिलीप से बड़े प्रेम और ममता से बातें की थी। उनके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार। फिर वे तो इस समय उसके पिता के स्थान संपन्न सामान्य अतिथि थे। दिलीप जैसे सुशिक्षित तरुण को तो वह ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी इतनी बड़ी भूल उसे न देखे ऐसा अंधा तो वह नहीं था। वह एक प्रगतिशील तरुण है। विचार अवश्य उसके प्राचीनता के पोषक हैं, पर वह मूढ़ नहीं है। और सब बात ठीक, पर जाति बिरादरी की बात ऐसे भद्दे ढंग से कह जाना, जबकि वह जानता था कि विलायत जाने के कारण राय साहब को बहुत दिनों से बिरादरी से च्युत रहना पड़ा। बहुत ही खराब बात हुई। राय साहब को सचमुच यह बात आहत कर गई। उन्होंने दिलीप से इतनी संकुचित वृत्ति की आशा न की थी। पर तीर तो छूट चुका था। अब क्या किया जाए? बार बार उसका मन होता कि वह दौड़कर जाए और राय साहब से माफी मांग ले, पर यह भी उससे न बन पड़ा। वह सोचने लगा, यह भी एक भद्दा नाटक सा हो जाएगा। वह प्रत्यक्ष देखने लगा कि कैसे राय साहब, जो ऐसे प्यार और ममता से बात कर रहे थे, घृणा से भरे हुए उसके पास से लौट गए। चलती बार वे जब वे खुश रहो कह गए, तब उसे अपने लिए शुभाशीर्वाद नहीं प्रतीत हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ कि प्यार करते करते लात उसकी पीठ पर मार कर वे चले गए। उसी लात से पीड़ित मर्माहत व तरुण मेघावी युवक दिलीप अपने उस सूने कमरे में बड़ी देर तक जड़ बना खड़ा रहा। राय साहब ने संक्षेप में माया को स्पष्ट रूप से अपनी बातचीत का निष्कर्ष बता दिया। सदैव एक समुद्र की भांति हंसमुख उनका मुंह भरे हुए बादलों के समान गंभीर और भारी हो गया था। यह माया से छिपा नहीं रहा। मुस्कुराकर बल्कि हंसते हंसते ही उन्होंने बेटी से दिलीप की बातचीत का सारांश कहा, पर माया को यह साफ साफ भास गया कि दिलीप ने उसके पिता का घोर अपमान कर डाला है। और वह विचारों का चाहे जैसा है, तथा शिक्षित भी चाहे जितना है, पर सभ्य बिल्कुल नहीं। पिता की सब बातें सुनकर उसने अपना कुछ भी मंतव्य व्यक्त नहीं किया। सूखे कंठ से उसने कहा, किस गाड़ी से चलना होगा बाबूजी? सूखे कंठ से क्यों? इसीलिए कि उसके आते ही जिस सरल तरल मुख ने उसे भाभी का प्रिय संबोधन किया था, जिस सुखद मधुर ध्वनि ने उसे व्यामोहित किया था, वह भाभी संबोधन उसके अंतर में विद्रूप करके हा हा करके हंस उठा। छी छी, कैसे लज्जा की बात है। अब वह कैसे करुणा को आंख उठाकर देखेगी, और उसने यदि फिर से संबोधित किया तब। परंतु इतना ही नहीं, अरुणा देवी ने जो उसे मां की ममता से अपनी छाती से लगाया था, सो आज ही तो वह एक प्रतिमा एक सिंहासन पर आरूढ़ हुई है और आज ही च्युत हो गई। वाहरी विडंबना, वह सोचने लगी। उसका यहाँ इस भांति आना कितनी खराब बात हुई। पुराने विचार के लोग जो रिश्ते संबंध के मामले में आन मानते थे, कुंवारे मढ़े लड़कियां ससुराल नहीं जा पाती थीं, सो ठीक ही था। यह सब क्या हो गया भला? एक वाक्य, एक भाव, एक मूर्ति, एक संबंध, एक संबोधन, एक प्यार, उसके रक्त बिंदुओं ने जो उसकी चेतना पर अंकित किया, उसे अब वह इसी क्षण कैसे धो पोंछ कर साफ कर दे। यह तो उसके बूते की बात ही नहीं है। अब कैसे वह उस प्यार को, आदर को, ममता को, आत्मीयता को सहन कर सकती है? उसका मन हुआ इसी समय, इसी क्षण वह किसी जादू के बल पर यहाँ से लोप हो जाए
और चुपचाप बिना किसी के जाने यहाँ से चली जाए। उसकी अंतरात्मा पर उस प्यार और ममत्व का जो भार लद रहा था, उसे वह किस तरह उतार फेंके, यह भी उसके बूते की बात नहीं है। इसी से उसका कंठ स्वर सूख गया। परंतु जीवन में पहली बार राय साहब ने बेटी का वह सूखा कंठ स्वर सुना। राधा राय कृष्ण की वह साधारण बेटी न थी। उनके प्राणों का संपूर्ण आह्वान उस कोमल, अमल, धवल, उज्जवल आलोक प्रतिमा में था। वे जानते थे कि माया कितनी सहृदय, भावुक और प्रतिभा संपन्न है। आत्मसम्मान भी उसका कितना बड़ा है। वे स्वयं भी बड़े मानधनी थे। अब जो मूर्ख दिलीप ने छोटे मुंह बड़ी बात कह डाली, सो इसमें उनका इतना जो अपमान हुआ है, जिसके कारण राय साहब एक आहत योद्धा की भांति कराह कर दिलीप के पास से उठ आए हैं, तो वे उसे बिल्कुल भूल ही गए। इस समय तो उनकी अपनी संपूर्ण चेतना माया के दुख से ओत-प्रोत हो गई। माया का वह करुण कंठस्वर सुनकर उन्होंने एक निरीह असहाय से होकर बेटी की ओर देखा और फिर कहा, गाड़ी तो अब 3 बजे ही मिलेगी। उन्होंने जेब से घड़ी निकालकर देखी और फिर कहा, अभी तो 12 ही बजे हैं। क्या अभी इसी क्षण नहीं चला जा सकता बाबूजी? माया ने खोखले स्वर में कहा। नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? हम क्या उनसे नाराज होकर यहाँ से जा सकते हैं? नहीं, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। परंतु पुत्री को पिता का दर्द दिख गया। उसने सूखे होंठ में हंसी भरकर जैसे सारी वेदना, सारे अपमान को एक ओर धकेल कर कहा, आपने मुझे कचालू खिलाने का वादा किया था। चलिए जरा देखूं कैसी होती है कचालू की चाट। पिता तो पहले ही पुत्री का सूखा कंठ स्वर देख चुके थे। अब सूखे होठों पर हंसी देखकर उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन अभी नहीं, भोजन से निपट कर, तीसरे पहर। अभी तो जा, करुणा से गप उड़ा। मैं तब तक डॉक्टर से थोड़ी देर बात कर लूं। वे मुड़कर जाने लगे। माया ने कहा, तो फिर आप शायद वह गाड़ी न पकड़ सकेंगे। देखा जाएगा, जरा बात तो कर लूं। और वह कभी न हारने वाला अजय योद्धा जैसे लड़खड़ाता हुआ बाहर निकल गया। बेटी का बाप होना कैसा दुस्सह है, यह उसने प्रत्यक्ष देख लिया। उसी दिन तीसरे पहर दिलीप बाहर जाने को तैयार था कि माया ने आयचित रूप से उसके कमरे में आकर कहा, आप क्या जल्दी में हैं? क्षण भर के लिए दिलीप स्तब्ध रह गया। उसे देख ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे आज पहली बार उसने एक स्त्री मूर्ति देखी है जो अलौकिक है, अद्भुत है। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे उसके हृदय के गहन अंधकार में एक बारगी ही सूर्य किरण फूट उठी। जीवन में कभी न अनुभव आई हुई भावना ने उसे जकड़ लिया। जैसे उस मूर्ति के दर्शन मात्र से ही उसका सारा धैर्य, पौरुष, संपूर्ण दृढ़ता गलकर बह गई। वह जैसे अब तक एक चट्टान था और अब क्षण भर में ही उस दर्शन का स्पर्श पाकर रज कण हो गया। उसने हकलाते हुए कहा, हाँ, नहीं, आप आइए। माया ने 2 कदम आगे बढ़कर बिना ही किसी भूमिका से कहा, मम्मी ने आपको देने के लिए यह घड़ी मुझे दी थी। उसने वह घड़ी सामने टेबल पर रख दी। दिलीप को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे प्राण वायु का एक झोंका आकर उसे आप्यायित कर गया है। उस शरदीय शोभा की मूर्ति के सानिध्य में वह खो गया। उसके समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। वह घबराया सा एकटक माया के मुंह को ताकता रहा। क्षण भर माया रुकी रही और फिर वह मुंह फेर कर चल दी। दिलीप ने कहा, ठहरिए, जरा सुनिए। कहिए। यह घड़ी आप ले जाइए। मम्मी ने आपके लिए भेजी है, इसे आप वापस कर रहे हैं? मम्मी से कहिए कि घड़ी आपको पसंद नहीं है, जरा और बढ़िया सी। माया एक कटाक्ष फेर कर मुस्कुरा दी। इस समय भी उसका स्वर सूखा था, आंखें सूनी थी, पर दिलीप ने इतना रस, इतना माधुर्य अब तक जीवन में कभी देखा ही न था। दिलीप ने जवाब की राह न पाकर कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं मम्मी से क्या कहूं? मेरा प्रणाम कहिए, चरण स्पर्श कर दीजिए। माया ने हंसी रोक कर कहा, मेरे चरण स्पर्श करने से क्या होगा भला?
आप ही कभी जाकर चरण स्पर्श कर लीजिए, प्रणाम मैं कह दूंगी। अच्छा, नमस्कार। वह मुड़ी, परंतु दिलीप ने फिर बाधा देकर कहा, सुनिए तो। कहिए भी, आपका समय भी नष्ट हो रहा है। मम्मी को मेरा प्रणाम कहकर और चरण स्पर्श करके कहिए कि यह घड़ी में नहीं रख सकता। मम्मी पूछेंगी क्यों नहीं रख सकते, तो क्या जवाब दूं? आप जो ठीक समझिए। तो कह दूं कि घड़ी पसंद नहीं है और बढ़िया मंगाई है? नहीं नहीं। तब? बस मैं रख नहीं सकता। किंतु कारण क्या है? कारण कुछ भी नहीं। तो आप स्वयं ही कभी उन्हें मिलकर लौटा दीजिए, अकारण तो मैं लौटा कर नहीं ले जाऊंगी। वह फिर चलने लगी। दिलीप ने फिर बाधा देकर कहा, आप समझती ही नहीं है, यानी मैं कुड़मग्ज हूं। हाँ, यह भी कोई बात होती है? तो आप समझाना नहीं चाहते? नहीं नहीं, पर यह अनुचित है। क्या? मम्मी ने प्यार से आपको कोई उपहार भेजा है, उसे आदरपूर्वक ग्रहण करना अनुचित है? यही शायद आपकी हिंदू संस्कृति है। परंतु मैं अपना काम कर चुकी। एक फालतू काम मम्मी ने झूठ मूठ मेरे सिर मढ़ दिया। अब आपको रखना हो रखिए, वापस करना हो जाकर उन्हें वापस कराइए, या फेंक दीजिए, या चाहे जो कीजिए, मैं इसे वापस नहीं ले जा सकती। इतना कहकर माया तेजी से कमरे से बाहर हो गई। उसके बाहर जाते ही दिलीप को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे सूर्य अस्त हो गया, या उसके प्राण ही निकल गए, या जीवन उलट पुलट हो गया, या संसार असत्य हो गया। जीवन की यह अनुभूति उसके लिए असहनीय हो गई। वह बड़ी देर तक चुपचाप खुले द्वार की ओर मुंह किए खड़ा रहा। द्वार सूना था, कमरा सूना था, हृदय सूना था, आंखें सूनी थी, संसार सूना था। उसने वह घड़ी उठाकर छाती से लगा ली। आंखों में उसके आंसू छलक आए। वह जोर जोर से आह भरता, गहरी सांसें लेता हुआ कमरे में इधर उधर घूमने लगा। एकाएक उसने सोचा कि मैंने उसे बिठाया भी नहीं, कुछ बात भी नहीं की। मैंने उसे पाकर खो दिया, जैसे सीता सावित्री नया अभिनव रूप धारण करके अभी अभी उसे दर्शन दे गई हो, उसके हृदय को आक्रांत कर गई हो। क्या वह फिर आएगी? एक बार मैं उससे बात करना चाहता हूँ, परंतु किस विषय पर? उससे क्या बहस करूं? पाश्चात्य जीवन के गर्हित वातावरण पर, जिसकी प्रखरता के लिए वह प्रसिद्ध हो चुका है। अच्छा, कदाचित वह फिर आए तो क्या बात करूंगा? दिलीप बहुत देर तक विचार करने के बाद भी कुछ निर्णय नहीं कर सका। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कहने योग्य कुछ रहा ही नहीं। उसने एकाएक अनुभव किया कि वो अपना आपा खो चुका है। अब उसके जीवन का प्रत्येक जीवकोश मायामय हो चुका है और उसका वह आदर्शवाद अतल पाताल में डूब गया है। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।